नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नजरिए पे आपसे चर्चा करते हैं। 2 दिन पहले की बात है कि हमारे एक एडवोकेट फ्रेंड है, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक समस्या है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ और उसका आपसे सॉल्यूशन भी चाहिए। वो कहे कि एक आदमी इसको एक 150 गज का जमीन खरीदता है दिल्ली के किसी गांव वाले इलाके में, और जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है वो अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल होता है। और उसके बाद वो बाउंड्री वॉल कर देता है और फिर वेट करता है समय का कि ताकि वो उस पर बना सके। इस बीच में जो किसान, जो लैंड ओनर था, उसकी डेथ हो जाती है और 2 साल के बाद और उसके बेटे जो होते हैं वो उस जमीन को दोबारा किसी को बेच देते हैं, और वो उसी गांव का आदमी होता है जो उसकी बाउंड्री बाउंड्री को तोड़कर अपनी बाउंड्री बना रहा होता है। जब उसे पता चलता है वो कोर्ट जाता है, लेकिन जब वहां पे भी उसके डॉक्यूमेंट की बेसिस पर उसको इंटरिम इंजंक्शन कोई नहीं मिलता है। फिर जो मेरे फ्रेंड है वो मेरे पास आए और कहे कि ये केस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके इन लॉज से, ससुराल वालों से जुड़ा हुआ है। तो आप बताइए इसको। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नीचे जरूरी होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन लॉ में भी दिक्कत होती है, और अगर वो सिंपल पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल है तो स्टाम्प एक्ट से भी हिट होता है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या इफेक्ट होता है अगर वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, मैंडेटरी है। और इस वीडियो का जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड ने जो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। नॉर्मली जो सबसे पहला जो सबसे पहले इशू हम आपसे डिस्कस कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए लीज डॉक्यूमेंट, या एनी डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, उसकी क्या उसके इफेक्ट होते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। जो मैं ये, चाहे वो आपको पता ही है कि सेक्शन 17 जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का है वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे किसी का किसी जमीन में कोई राइट और इंटरेस्ट क्रिएट होता है या खत्म होता है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो जब कोई डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे पहला चीज जो इसका जो दिक्कत आती है कि ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं होता एविडेंस में, और अंडर द सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो सबसे पहली परेशानी है कि उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में लिया ही नहीं जा सकता, उसको कोर्ट उस पर रिलाई ही नहीं करती। तो इस डॉक्यूमेंट को किस पर्पस से यूज हो सकता है, या उस प्रोविजन सेक्शन 49 में और क्या ऐसी चीजें हैं जो एक एडवोकेट को या एक कॉमन आदमी को जाना चाहिए। तो इस केस में ये है कि केवल 2 ही पर्पस से वो यूज हो सकता है, या तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिए जाते हैं, या दूसरा उस डॉक्यूमेंट का यूज सेक्शन 49 के प्रोवाइजो के तहत किसी कोलेटरल पर्पस से हो सकता है। तो अब एक सवाल ये उन्होंने कहा कि ये कोलेटरल पर्पस क्या होता है, और इसका कोलेटरल पर्पस से या कोलेटरल ट्रांजैक्शन का नेचर क्या होता है। तो जो मोटी सी बात है जो समझने लायक है कि जब भी हम कोलेटरल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए जिस पर्पस से उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया गया है। अगर मान लो सेल डॉक्यूमेंट है, तो जो भी अगर रिलीफ अगर आप कोर्ट जाकर सेल से परचेज से रिलेटेड मांगते हैं तो उसको रियलाइज उस पर वो कोर्ट रिलाई नहीं कर सकती। लेकिन अगर उसी डॉक्यूमेंट में कहीं ये एनवायरमेंट है और कहीं ये लिखा हुआ है कि इसमें 2 लाख या 4 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उस तरीके उस फिर अगर सूट को रिकवरी में जाते हैं तो इस डॉक्यूमेंट पे रिलाई किया जा सकता है। तो जो मेन चीज समझने लायक है कि ये ट्रांजेक्शन जिस पे कोलेटरल पर्पस की बात हम कर रहे हैं, वो कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी प्रॉपर्टीज में कोई राइट और इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा हो, ऐसे ट्रांजेक्शन को कोलेटरल मिल सकते हैं। अगर वो राइट और इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है और उसके रिलीज के लिए आप जा रहे हैं तो फिर वो नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट का बेसिक पर्पस क्रिएट एक राइट और इंटरेस्ट क्रिएट करना था किसी प्रॉपर्टी में। तो कोलेटरल पर्पस का जो बात जो मैंने समझ आया कि जो जो मैंने बताया कि किसी भी अनरजिस्टर्ड सेल डॉक्यूमेंट में जिसमें कोई रिसाइटल है
कि इतने पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है, और वो अगर आप उस पैसे की रिकवरी के लिए जा रहे हैं तो ये कोरेंटल पर्पस से हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी तरीके से उसमें किसी भी उसके किसी भी टर्म्स कंडीशन को, अगर जिस पर्पस से वो क्रिएट हुआ है उस रिलेटेड टर्म्स कंडीशन को पे रिलाई करना चाहते हैं, तो कोर्ट आपको रिलाई नहीं करने देगी, कोर्ट उस चीज को लिए उसको नहीं पढ़ेगी। तो एक सवाल ये भी होता है कि क्या जनरल लॉ है किसी डॉक्यूमेंट के इनएडमिसिबिलिटी को लेकर, जो उस डॉक्यूमेंट में के किसी टर्म्स कंडीशन में के रूप में लिखा हुआ है। तो कह रहा है इसका ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल है अपने रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से, तो उसमें लिखा हुआ कोई भी टर्म्स कंडीशन जिससे कि जो डॉक्यूमेंट का पर्पस है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे लीज एग्रीमेंट में ही लिख रही चलिए, या जो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, तो बेहतर समझ आएगा कि एक फ्लैट एक कंपनी लेती है लीज एग्रीमेंट पे, और वो लीज एग्रीमेंट साइंड होता है, उसमें एक क्लॉज होता है कि जब तक मिस्टर एक्स इसमें रहेंगे तब तक ये लीज पे रहेगा, और अगर वो कंपनी मिस्टर एक्स के अलावा किसी और एम्प्लॉय को देना चाहती है तो वो रिटेन कंसेंट लेगी लैंड ऑनर से, फ्लैट ऑनर से, तभी जाकर वो उसको दूसरे को रख सकती है। मिस्टर एक्स वैकेट कर देते हैं प्रॉपर्टी को। अब कंपनी फिर लिखती है लैंडलॉर्ड को कि भाई हम वो चले गए, हम अपने किसी और एम्प्लॉय को देना चाहते हैं। लैंड ऑनर जो है वो उसका इजाजत नहीं देता है, लेकिन और इसके बाद वो परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल करता है, जिसमें उसको इंटरिम ऑर्डर मिल भी जाता है। फिर उसके बाद वो सूट फॉर इविक्शन फाइल करता है, क्योंकि ये स्टेटूटरी टेनेंसी के तहत था। इस केस में जो किराया था वो 11,000 रुपया था, तो ये स्टेटूटरी टेनेंसी के तहत आ गया। तो उस वो स्टेटूटरी टेनेंसी जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, इसके तहत वो फाइल करता है, और उसमें यही ग्राउंड लेके जाता है कि भाई जो एग्रीमेंट का लीज एग्रीमेंट का टर्म्स था उसको ब्रीच किया जा रहा है। कोर्ट कहती है कि चूंकि ये लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसके किसी टर्म को पढ़ा ही नहीं जा सकता उनका। तो लैंडलॉर्ड का ये कहना था कि नहीं, ये जो हम कोलेटरल पर्पस की बात कर रहे हैं कि जो उसके टर्म्स को कोलेटरल पर्पस के लिए पढ़ा जाए, बट उस टर्म्स को पढ़ा भी जाए कोलेटरल पर्पस से, लेकिन उसका पर्पस अंत में तो यही है कि आप इविक्शन ऑर्डर दीजिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसको नहीं पढ़ सकते। हालांकि जो लैंड ओनर था उसका एक आर्गुमेंट ये भी था कि सेक्शन 108 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर चेंज ऑफ यूजर है तो उसको लैंडलॉर्ड को पावर है कि के पास राइट है कि वो जा सकता है। तो कोर्ट का यही कहना था कि आप बेसिकली जो पढ़ना चाहते हैं उसका पर्पस एविक्शन है, जो लीज एग्रीमेंट का पर्पस था, तो ये कोलेटरल पर्पस में नहीं आएगा। आप अल्टीमेट आप टारगेट है आपका अचीव करना, वो एविक्शन है, और वो लीज एग्रीमेंट के मेन टर्म्स के रूप में आएगा। चूंकि लीज एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड है, तो वो उसके जो उसके अनरजिस्टर्ड होने की वजह से उसके टर्म्स को नहीं पढ़ा जाएगा किसी भी एविक्शन के पर्पस को अचीव करने के लिए। जिस केस की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें ट्रायल कोर्ट ने पहले उस एविक्शन पिटीशन को डिसमिस किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट को कंफर्म किया। और ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, मेसर्स के बी साहा एंड सन वर्सेस मेसर्स डेवलपमेंट कंसल्टेंट लिमिटेड, ये 2008 का जजमेंट है। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए के माथुर का लिखा हुआ जजमेंट है। तो इससे जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस पूरे डिस्कशन से, जो मेरे फ्रेंड के साथ हुए और उनको मैंने सारी बातें समझाई, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि क्या दिक्कत आती है अगर डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है, और क्या कोलेटरल पर्पस क्या कहलाता है, जो उसके सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जिसको जो प्रोविजन है उसके प्रोवाइजो में जो दिया हुआ है, उसका कोलेटरल पर्पस किस तरीके क्या होता है, और कैसे उसका हम उस में कवर हो सकते हैं अगर हम कोई डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है। तो ये मैंने उनको डिस्कस करके समझाया, और मैं आप और ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, खासकर यंग जो एडवोकेट्स होते हैं उनको, जब भी वो इस तरह के डॉक्यूमेंट को लेके जाते हैं रिलाई करने और कोर्ट उनको नहीं एक्सेप्ट करती है, तो दे फाइंड देमसेल्व्स इन प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बेहतर तरीके से डिस्कस करके आपसे शेयर करें। तो जो मैसेज है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रजिस्टर्ड होना चाहिए तो उसको जरूर रजिस्टर कराइए, ये हमेशा ही बेहतर होता है।
और जैसे ही डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो उसको इमीडिएट रजिस्टर कराइए। अदरवाइज आगे रजिस्ट्रेशन होने में रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। अगर आप वो 4 मंथ के बाद जाते हैं तो नहीं हो सकता। तो अगर जा रहे हैं तो फिर फ्रेश एक एग्रीमेंट करके उसको विद इन 4 मंथ के पीरियड के अंदर लेकर रजिस्टर कराइए। थैंक यू वेरी मच। आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, चाहे कमेंट सेक्शन में जाकर है या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाके, या जैसे भी, जिससे कि हम आपकी बातों को समझ कर, अगर इसी इशू से रिलेटेड है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।